डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी का मिशन 2027 सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी बीजेपी। जातीय गोलबंदी को दुरुस्त करने के लिए 29 जुलाई से समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत। काशी से शुरू होगा समरसता संकल्प अभियान। अगले साल 20 फरवरी तक चलेगा अभियान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर हमला। पंकज चौधरी का आरोप, विपक्ष युवाओं को गुमराह कर देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा। पंकज चौधरी ने कहा, नीट पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष सदन में चर्चा करने से बच रहा। संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा मामले में योगी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। हथियार उपलब्ध कराने और गोली मारकर 2 लोगों की हत्या करने वाले वारिस पर लगा एनएसए। वारिस का दुबई कनेक्शन भी आया सामने। पुलिस ने बताया फरार गैंगस्टर शारिक साठा का करीबी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। यूपी विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी तैयारियों पर अमल करने में जुट गए हैं। रोड शो और रैलियों से पहले जातीय और सियासी समीकरण साधे जा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा उत्तर प्रदेश में बड़ा दांव चलने जा रही है। समरसता संकल्प अभियान के जरिए बीजेपी की नजर जातीय गोलबंदी को दुरुस्त करने की है। भारतीय जनता पार्टी 29 जुलाई से उत्तर प्रदेश में व्यापक स्तर पर समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान महज कुछ दिन का न होकर अगले साल 20 फरवरी यानी लंबे समय तक चलने वाला है। महाअभियान की शुरुआत 29 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र और धर्मनगरी काशी से होगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत रविदास मंदिर में दीप जलाए जाएंगे। समरसता संकल्प अभियान में संत सम्मेलन, सामाजिक समरसता गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए समाज में भाईचारे और समानता का संदेश दिया जाएगा। पार्टी का मुख्य उद्देश्य संतों महात्माओं के आशीर्वाद के साथ ही सामाजिक ताने बाने को मजबूत करना और समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ना है। अभियान के सफल संचालन के लिए प्रदेश के सभी जिलों में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वही माना जा रहा है कि भाजपा का यह कदम अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय के साथ जुड़ाव को और गहरा करने की रणनीति का हिस्सा है। संत रविदास के स्थलों से अभियान की शुरुआत और समरसता शब्द का प्रयोग सीधे तौर पर सामाजिक एकजुटता का संदेश देता है, ताकि किसी भी प्रकार के राजनीतिक ध्रुवीकरण का जवाब सामाजिक समरसता से दिया जा सके। इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज जिसके पास हो, यानी हमारी उपलब्धियों को, नेतृत्व की क्षमता को जनता तक पहुंचाने की एक जो अंतर्निहित क्षमता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए उनकी चिंता इस बात को हो रही है कि ये इतना बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, निचले स्तर तक कर रहे हैं, तो उनकी चिंता की अभिव्यक्ति है जो ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर जनता जनार्दन के बीच काम करती है और विचारधारा का संवाहक पार्टी का एक कार्यकर्ता है। इस मंत्र को लेकर के पार्टी के सभी दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर गरमाई सियासत का सीधा असर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पर दिखने लगा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की हिरासत के बाद यूपी की सड़कों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन इस बात को साफ संकेत देता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सड़कों पर उतरे सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तेवर बता रहे हैं कि विपक्ष को युवाओं और छात्रों के मुद्दे के रूप में एक बड़ा सियासी हथियार मिल गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सीधे युवाओं के भविष्य और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। दिल्ली में दोनों नेताओं की हिरासत के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। ये महज एक दिन का विरोध नहीं, बल्कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी की जा रही ठोस जमीन का ट्रेलर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सपा और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब युवाओं के इस गुस्से को वोटों में तब्दील करने की रणनीति पर दोनों ही पार्टियां काम कर रही हैं। हालांकि बीजेपी और उसके साथी दल इस बात को न सिर्फ सिरे से खारिज कर रहे हैं, बल्कि नकल और बेरोजगारी पर विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला था जगरे 72 वो छेदवा। समाजवादी पार्टी की सरकार में खुली में नकल होती थी, पेपर बिकते थे,
और रिजल्ट बिकते थे। ये कोई किसी से छुपा नहीं है। वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस की बात हो रही है, जब अगर हम कांग्रेस की सरकार की बात करें तो उनकी सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं। वो भी हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। उस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने प्रयास किया। आपने देखा कि नीट की परीक्षा देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी मुट्ठी में लेकर के कि इसको हम देखे कराते हैं, एक रिहर्सल उन्होंने किया और पूरे देश में नीट की परीक्षा करा दिया। कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। खाद, डीएपी की कमी और बिजली कटौती जैसे मुद्दों को लेकर राजधानी लखनऊ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए खेती किसानी को लेकर राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज किसान खाद और बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर आम जनता से अवैध वसूली की जा रही है। कांग्रेस हर कदम पर अन्नदाताओं और जनता के साथ खड़ी है। लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में चर्चा करने के बजाय देश का माहौल खराब करने और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बात करते हुए पंकज चौधरी ने सीधा आरोप लगाया कि विपक्ष देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है और बच्चों और नौजवानों को गुमराह करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में हर समस्या का समाधान सिर्फ चर्चा से ही निकलता है और सरकार सदन के अंदर हर विषय पर बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष चर्चा छोड़कर धरने पर बैठ जाते हैं। वो सदन में अपनी बात से मुकर कर आगे बढ़ जाते हैं और बहस से भागते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब जब सदन की कार्यवाही चलती है राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। पंकज चौधरी ने भरोसा दिलाया कि सरकार का संकल्प है कि किसी भी बच्चे का भविष्य खराब ना हो। युवाओं के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्देश दिए हैं। कहीं सरकार सोनम वांगचुक से भी मिलने गई, हमारे नौजवान साथियों से भी हमारे नड्डा जी ने मिलने का काम किया और आश्वासन दिया कि उसका हल सदन के भीतर निकल सकता है, बाहर नहीं निकलता है। आप खुले मन से चर्चा करिए कि जो हमारे बच्चों के लिए जो हम चिंतित हैं उनके साथ आगे ना हो, उसमें भी हम काम कर सकें। तरह तरह का भ्रम फैलाने का काम करना है और सरकार हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है। और आप देखें तो इसके पहले भी, चाहे वो संविधान का परिवर्तन हो, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म का भ्रम जनता के बीच में फैलाया गया था और सरकार ने जब सदन में चर्चा किया तो कहीं ना कहीं सभी विषयों पर स्पष्ट व्यू पूरे देश के सामने आ गया। और आज वही काम वो फिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान ने जनपद का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान जंतर मंतर पर छात्रों के धरने और पेपर लीक मामले को लेकर प्रभारी मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर छात्रों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए मंत्री ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। कौशाम्बी पहुंचे जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा पासवान ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में चल रही योजनाओं, विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान प्रभारी मंत्री ने जंतर मंतर पर छात्रों के धरने के लेकर मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। कृष्णा पासवान ने कहा कि छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। पेपर लीक मामले में कार्रवाई का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मामले में अब तक 10 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रभारी मंत्री ने विपक्ष दलों पर भी जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस छात्रों के हितों में नहीं बल्कि छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कृष्णा पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव का कुछ नहीं बचा है। आकर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करी और जिले के जिला अधिकारी और एसपी और पूरे अधिकारी एक एक बिंदु पे, हर विषय पे, हर विभाग पे विकास कार्यों की समीक्षा हुई है और संतोषजनक
जवाब भी आए हैं और जहां पर कोई कमियां थी उनके लिए निर्देश भी हुए हैं। मैडम, पेपर लीक को लेकर दिल्ली में धरना चल रहा है, लाठी भी चार्ज हुई, छात्र छात्राओं को मारा भी गया है, धर्मेंद्र प्रधान की लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए, देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनको न्याय मिलेगा और जो भी इस लीक पेपर में पकड़ा जाएगा, 10 लोग जेल गए भी, और जो भी पकड़ा जाएगा उनके साथ कार्रवाई होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के बाद उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करना गलत है और बच्चों को राजनीतिक मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से छात्रों का मनोबल टूटता है और सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उनके मुताबिक मामले की जांच सीबीआई और एसटीएफ कर रही है तथा दोषियों के खिलाफ 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। डिंपल यादव के जंतर मंतर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यदि वह छात्रों से मिलने गई तो यह अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष को छात्रों के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि सरकार छात्रों और छात्राओं के साथ खड़ी है और उनकी भावनाओं का सम्मान करती है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि एक घटना के आधार पर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि छात्रों की मांगे नियम और व्यवस्था के अनुरूप होंगी तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने विपक्ष से सबूत पेश करने की चुनौती दी। साथ ही निजी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत और मानक विहीन नर्सिंग होम के मामले में सीएमओ से विस्तृत रिपोर्ट लेकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गाजीपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में गाजीपुर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। सरजू पांडे पार्क में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान सुभाषपा नेताओं ने सपा पर अति पिछड़ों और दलित समाज का अपमान करने का आरोप लगाया और जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। सुभाषपा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं, जिनमें शिवपाल सिंह यादव और घोषित सांसद राजीव राय का नाम शामिल है, ने राजभर और चमार समाज के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और जाति सूचक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए का नारा देने वाले सपा वास्तव में जातीय वैमनस्य फैलाने का काम कर रही है। सुरेंद्र राजभर ने तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हम समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब भी वह 125 सीटों पर सिमट गई थी। इस बार हम उनके खिलाफ हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी सत्तावादी पार्टी बनकर रह गई है। जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर भी सुभाषपा ने अपनी राय रखी। पार्टी नेताओं ने कहा कि वे छात्रों के हितों के साथ हैं और उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाते रहते हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस इस आंदोलन का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नीट पेपर लीक मामले में सरकार जांच कर दोषियों को जेल भेज चुकी है। वंचित गरीब समाज के लोगों के ऊपर आपत्तिजनक बयान देना, उनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना, इस तरह के अन्याय और अत्याचार से पीड़ित होकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज जनपद के सभी, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपने का काम कर रही है। लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है सुहेलदेव पार्टी पर हमलावर। निश्चित ही केवल सुहेलदेव पार्टी ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लोगों पर, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो राजभर समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, और यह सब काम समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर माननीय शिवपाल यादव जी जैसे लोग जब राजभर समाज को, निषाद समाज को तुच्छ और नीच कहने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
दरअसल शामली की एक जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा की तुलना भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से की थी। इसी टिप्पणी पर किसानों ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चौधरी चरण सिंह देश के किसानों के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों के प्रतीक है। उनकी तुलना किसी भी समकालीन राजनीतिक नेता से करना उचित नहीं है। किसानों ने मुख्यमंत्री से इस टिप्पणी पर सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करने और भविष्य में महान विभूतियों को राजनीतिक विवादों से दूर रखने की मांग की। किसानों का आरोप है कि इस बयान से किसान समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उनका कहना है कि चौधरी चरण सिंह का किसानों और ग्रामीण भारत के विकास में अतुलनीय योगदान रहा है, इसलिए उनकी गरिमा और सम्मान हर हाल में बनाए रखा जाना चाहिए। चौधरी साहब, आज डीएम ऑफिस आए, क्या पूरा मामला? योगी जी पिछले हफ्ते शामली जिले के कैराना में आए थे पीएससी पुलिस का उद्घाटन करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, जिले में उनके सामंजस्य में जो भी काम हुए उनका धन्यवाद करते हैं। पर उन्होंने अपने स्पीच में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत के चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जो टिप्पणी की, और उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद जितना काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया देश के लिए, उतना ही काम गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने किया। आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी आजमी को गुरुवार शाम हजारों नम आंखों के बीच अंतिम विदाई दी गई। उनके कुर्मी टोला स्थित आवास से निकली अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुकेरीगंज स्थित जाने तुरशाद कब्रिस्तान में उन्हें पूरे सम्मान के साथ सुपुत्र एक खाक किया गया। बुधवार देर रात 92 वर्षीय आलम बदी आजमी ने अपनी कुर्मी टोला स्थित आवास पर अंतिम सांस ली थी। वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। लखनऊ में इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया था, जहां चिकित्सीय देखरेख के बीच उनका उपचार चल रहा था। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे आजमगढ़ और पूर्वांचल में शोक की लहर दौड़ गई है। गुरुवार को दोपहर बाद उनके आवास से अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव सहित समाजवादी पार्टी के अनेक नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी अंतिम यात्रा में हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी परिसर की 38 इमारतों को ध्वस्त किए जाने के आदेश को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मिला। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने किया। डीएम से मुलाकात के बाद माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश पर विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने पूरे मामले पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया है। सपा का कहना है कि किसी भी कार्रवाई से पहले सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। जो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है जिसे वो ध्वस्तीकरण के लिए आदेशित किया है, उस आदेश को वापस लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी शैक्षणिक संस्था है और गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब उसको देखेंगे और क्या कहेंगे। हमने कहा अपने आदेश को वापस लीजिए। नदी संरक्षण, जल बचाओ और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश लेकर सूर्य चेतना यात्रा 26 जुलाई से वाराणसी से शुरू होगी। यह यात्रा 31 जुलाई को कुशीनगर पहुंचेगी, जहां ऐतिहासिक गुप्तकालीन सूर्य मंदिर में 151 नदियों के जल से भगवान सूर्य का अभिषेक कर चतुर्थ सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। पूर्वांचल महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य नदियों के संरक्षण, जल बचाने के प्रति जन जागरूकता फैलाने और प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों एवं सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजना है। यात्रा वाराणसी से शुरू होकर लखनऊ, अयोध्या, मगहर, गोरखपुर सहित विभिन्न जिलों से गुजरते हुए 31 जुलाई को कुशीनगर पहुंचेगी। यात्रा की खास बात यह होगी कि इसमें देश और विदेश की 151 नदियों के जल कलश शामिल होंगे। इसके साथ ही देश के विभिन्न मठों और मंदिरों के आचार्य, संत, महात्मा और श्रद्धालु भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। कुशीनगर के तुर्कपट्टी स्थित ऐतिहासिक गुप्तकालीन सूर्य मंदिर में 31 जुलाई को भगवान सूर्य का 151 नदियों के पवित्र जल से अभिषेक किया जाएगा। इसी अवसर पर चतुर्थ सूर्य मूर्ति प्राकट्य उत्सव का भव्य आयोजन भी होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में है।
बेसिकली ये पूरा कार्यक्रम है भगवान सूर्य की महिमा को आम जन में पहुंचाने की, और दूसरा है कि कम से कम पर्यटन के दृष्टिकोण से कुशीनगर वो केवल भगवान बुद्ध से नहीं बल्कि भगवान सूर्य के नाम से भी जाना जाए, क्योंकि एक पुरातन मंदिर हमारे जनपद में स्थापित है। और इसके साथ साथ एक संदेश देने की कोशिश है इस पूरे यात्रा के माध्यम से कि हम कहने को तो जल ही जीवन है कहते हैं, लेकिन नदियों की जो दुर्दशा है उससे आने वाले समय में अगर हम निजात नहीं पाए तो एक पानी का गंभीर संकट इस देश को भुगतना पड़ सकता है। इस यात्रा के पीछे धार्मिक उद्देश्य भी है, एक जन चेतना, सामाजिक सरोकार। बेसिक तौर पर जनपद में जैसे यात्रा जब चलेगी तो केवल ये नहीं कि वो कुशीनगर है, ये पूरे पूर्वांचल के जो भी पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो मार्कंडे महादेव हो, चाहे बनारस बाबा विश्वनाथ हो, या फिर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर हो, या संगम स्थल हो, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर हो, मगहर में कबीर जी का स्थली हो, या जनपद में भी अलग अलग, चाहे खनवार भवानी हो, कुबेर स्थान हो, हर जगह यात्रा जाएगी और अपने जनपद के पर्यटन स्थल है उसके बारे में लोगों से अवगत भी कराएगी, और जो अपने साथ यात्री चल रहे हैं उनका भी दर्शन का एक माध्यम बनेगी। उत्तर प्रदेश के चंबल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी वारिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की है। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 2 लोगों कैफ और नईम की हत्या हुई थी। पुलिस के मुताबिक वारिस पर हिंसा भड़काने, हथियार उपलब्ध कराने और हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप है। पुलिस का दावा है कि वारिस का फरार गैंगस्टर शारिक साठा का करीबी है। शारिक साठा फिलहाल दुबई में छिपा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस और लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि इससे पहले मुल्ला अफरोज और गुलाम पर भी एनएसए के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। वारिस के खिलाफ हिंसा, फायरिंग और हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड से फर्जी खाता खुलवाकर उसमें विदेशों से पैसे मंगवाकर वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। आरोपी लोगों को अच्छी सैलरी देने का लालच देते थे, उसके बाद उनके आधार का एड्रेस बदल देते थे, फिर फर्जी कागजों से खाता खुलवाते थे, फिर उसमें बाहर के देशों खासकर चाइना से पैसा मंगवाकर उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते थे, फिर उसे दूसरे खाते में भेज देते थे। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग का भांडाफोड़ किया है और एक महिला और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 23 एटीएम कार्ड, 13 पासबुक, 9 चेकबुक, 5 मोबाइल और 5 लाख म्यूल खाते से फ्रीज किए गए हैं। फरार हुए सभी आरोपी की तलाश अभी जारी है। जालौन पुलिस और एमओजी टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर अंतरजनपदीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य आरोपियों को घेराबंदी कर मौके से दबोच लिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हो गई है। इनमें मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से 2 आरोपी घायल हो गए हैं। दोनों को पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, चोरी करने में इस्तेमाल होने वाले औजार, 5 मोबाइल फोन और एक कार बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में गिरोह के कई चोरी की घटनाओं में शामिल होने की जानकारी सामने आई। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास और अन्य जिलों में दर्ज मामलों की जांच कर रही है। एसओजी और कदौरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई को जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के आधार पर अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। जनपद जालौन पुलिस के द्वारा 4 अपराधियों को एक साहसिक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आदरणीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस महोदय द्वारा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इसी के क्रम में एडीजी जोन कानपुर, आईजी रेंज झांसी और एसपी जालौन महोदय के निर्देशन में आज थाना कदौरा क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। उक्त चेकिंग के दौरान एक मुखबिरी सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति थाना कदौरा क्षेत्र में असला लिए दिखाई दिए हैं। सूचना के क्रम में यहाँ पे थाना कदौरा और एसओजी की टीम के द्वारा घेराबंदी की गई। उक्त घेराबंदी के दौरान 2 व्यक्तियों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा 2 राउंड फायर किए गए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।